तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 12वीं गणित नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की शुरुआत एकदम जबरदस्त तरीके से सहज, सरल और आसान भाषा में बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग के साथ करने वाले हैं। आज की इस वीडियो सेशन के अंतर्गत आपका जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो बेसिक के साथ आपको समझाया जाएगा और जो आपका अभ्यास प्रश्नावली 2.1 है उसके सवालों को भी इसी सेशन के अंतर्गत समझाया जाएगा। तो वीडियो में बने रहें और अपने क्वेरी या किसी भी प्रकार का अगर वीडियो सेशन के अंतर्गत कंफ्यूजन होता है तो उन कंफ्यूजन्स के लिए हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत उपलब्ध है। वहां से जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके काम की चीजें हैं। आइए बिना किसी व्यर्थ की बात की जल्दी से करते हैं चैप्टर की शुरुआत, जो कि आपका चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। देखिए, इस चैप्टर का जो उदय हुआ, इस चैप्टर का जो आरंभ हुआ, इस चैप्टर का जो जन्म हुआ वह कहां से हुआ? इस चैप्टर का जो जन्म हुआ वह हुआ आपका संबंध और फलन से। कहां से हुआ? संबंध और फलन से। और संबंध और फलन से यदि आप परिचित हो तो संबंध और फलन आपके कक्षा 12वीं गणित का चैप्टर नंबर 1 है, जिसे हमने पढ़ा दिया है और बिल्कुल सीक्वेंस से उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने इसको नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, और यदि देखा है तो किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन, कोई दिक्कत आपको इस चैप्टर के अंतर्गत नहीं आने वाली है। वहां पे आपने संबंध और फलन वाले चैप्टर में आपने सबसे पहले पढ़ा कि कोई संबंध दिया गया, कोई अगर दो चीजें हैं, दो वस्तुएं हैं, ए और बी है, दो परिवार है। जैसे आपके पास दो परिवार हैं, जैसे आपके परिवार के साथ कौन कौन कनेक्टेड है? आपके चाचा चाची का परिवार जो होगा, आपके नाना मामा इत्यादि का जो परिवार होगा आपके साथ कनेक्टेड होगा, तो आप कहते हो कि फलाने यानी कि जो व्यक्ति सामने वाला है वह आपके रिलेशन का है, यानी आपके साथ संबंधित है। तो उसी प्रकार मैथमेटिकल रिलेशन यहां पे कुछ मैथमेटिकल आंकड़ों के मध्य होते हैं। जैसे आंकड़े यहां पे दिए हुए हो ए बी सी और ये दिया हो 1 2 3, तो हम कह सकते हैं 1 का संबंध 1 से, बी का संबंध 2 से, सी का संबंध 3 से। अगर ऐसा है या किसी भी प्रकार से कनेक्टेड है तो ए से बी में एक रिलेशन परिभाषित है, ए से बी में एक रिलेशन परिभाषित है, एक संबंध परिभाषित है। यही संबंध जब कुछ शर्तों से होकर के गुजरता है, यही संबंध जब कुछ शर्तों से होकर के गुजरता है तो यही जो संबंध है ना, यह क्या बन जाता है? यह फलन बन जाता है। अब वे शर्तें क्या है? जैसे अगर मैं ये कहूं कि इसमें दो शर्तें होती हैं, पहला और दूसरा। अगर पहली शर्त की बात करें तो पहला शर्त ये कहता है कि जो आपका प्रांत है यानी जो आपका समुच्चय ए है, इसका सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी में विद्यमान होना चाहिए। यानी ए, जैसे ए 1 से कनेक्टेड है, बी 2 से कनेक्टेड है, सी 3 से कनेक्टेड है, तो ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है, सी का प्रतिबिंब 3 है। यानी ए बी सी इसमें 3 अवयव हैं, 3 सदस्य हैं, इन तीनों का प्रतिबिंब उपस्थित है, इन तीनों का प्रतिबिंब उपस्थित है। और ये तीनों का प्रतिबिंब उपस्थित है, पहला शर्त कि ये जितने भी अवयव हैं उनका प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है कि जो आपका ये प्रांत है ना, प्रांत का कोई भी अवयव ऐसा ना हो जो सह प्रांत के साथ डबल कनेक्टेड हो। यानी कहने का मतलब अगर इसी में अगर एक संबंध में ऐसा ले लूं, एक संबंध में ऐसा ले लूं, इसी संबंध को ए और बी को ही, कि इसमें अवयव कितने हैं? ए है, बी है, सी है, और इसमें कितने अवयव हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इस प्रकार से अगर ले लूं तो यहां से देखो क्या आर परिभाषित है। तो अगर 1 का संबंध इससे है, बी का संबंध 3 से है, सी का संबंध 2 से भी है और 4 से भी है, तो ये आपका जो फलन होगा, ये आपका जो फलन होगा
या ये तो संबंध जो है आपका फलन है, ये फलन है क्योंकि इसके सभी अवयव इसके साथ कनेक्टेड हैं। इसका कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो इसके डबल अवयवों के साथ कनेक्टेड हो, तो यह आपका फलन है। लेकिन यहां पे आप देखो तो इसके सभी अवयव इसके साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन इसका सी जो अवयव है 2 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, यानी इसमें एक ऐसा अवयव है जो इसके एक से अधिक अवयवों के साथ कनेक्ट करता है, तो यह आपका संबंध फलन नहीं होगा। यह चीज आप पिछले चैप्टर्स में पढ़े हो। दूसरा आपने पढ़ा है संबंधों के प्रकार। कोई संबंध कितने प्रकार का होता है? एकाएकी और आच्छादक। ऐसे तो 2 प्रकार का होता है, लेकिन एकाएकी आच्छादक के अलावा अंतःक्षेपी भी एक होता है, जो आपने डिटेल में मैंने वहां पे पढ़ाया है। इसलिए मैंने ये बोला कि अगर आपने वीडियो पिछला वाला चैप्टर्स का नहीं देखा है तो जाकर के देख लें, क्योंकि फिर से ये सारी चीजें समझाना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो आप इसको अगर नहीं देखे हो तो वहां से जाकर के देख लो। जो बच्चा चैप्टर नंबर 1 देखा है वह एकाएकी, आच्छादी और अंतःक्षेपी वहां पे हमने डिटेल में समझाया है, जानता है। तो कोई भी फलन एकाएकी होने का मतलब कि जैसे ये आपके जितने अवयव है ना, इन अवयवों का संबंध यानी इन प्रांतों का संबंध सिंगल सिंगल होना चाहिए। यदि सिंगल सिंगल संबंध है, इसका सिंगल सिंगल प्रतिबिंब है, तब यह एकाएकी है, तब यह एकाएकी है। अब ये तो फलन नहीं है, लेकिन अगर इसी चीज को मैं सुधार दूं थोड़ा सा, मैं एकाएकी और आच्छादक समझाना चाहता हूं आपको, तो अगर इसी संबंध को मैं सुधार दूं थोड़ा सा, तो आपको आइए दिखाता हूं सुधार के। जैसे ये आपका ए था और ये आपका क्या था? बी था। तो ए के अवयव कितने हैं? ए है, बी है और सी है। और जो बी के अवयव हैं 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अगर इसमें देखा जाए तो ए का संबंध 3 के साथ है, बी का संबंध 2 के साथ है, सी का संबंध 1 के साथ है। तो आप देख रहे हो कि ए से बी में फलन तो है, फलन तो है क्योंकि इसके सभी अवयवों का संबंध है और इसके कोई भी ऐसे अवयव नहीं है जो इसके साथ डबल संबंध रखते हो, तो फलन तो है। लेकिन क्या एकाएकी और आच्छादक है क्या? तो एकाएकी भी है क्योंकि इसके जितने भी अवयव है ना, इनका सिंगल सिंगल प्रतिबिंब उपस्थित है, डबल प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। तो अगर डबल प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है तो यह फलन भी है और एकाएकी भी है। आच्छादक के लिए क्या होता है? आच्छादक के लिए शर्त यह होती है कि जो आपका समुच्चय भी है ना, यानी कि जितने भी इसके अंदर सह प्रांत हैं, जितने भी इसके अंदर सह प्रांत हैं, उन सभी सह प्रांतों का पूर्व प्रतिबिंब इसमें उपस्थित होना चाहिए, तब आच्छादक होगा, अदरवाइज आच्छादक नहीं होगा। तो आप इसमें यह देख रहे हो कि 4 एक ऐसा अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, तो यह आच्छादक नहीं है, यह आच्छादक नहीं है। तो एकाएकी और आच्छादक, यहां पे 2 चीजों को आपको समझना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए, क्योंकि हमने आपको पिछले चैप्टर्स के लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी फलन का प्रतिलोम तभी संभव है जब वह फलन एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो। अगर मैं इसको 2 एग्जाम्पल ले लूं, और मैंने आपको वहां बताया था कि क्यों ऐसा होता है, यह चीज मैं अगले प्रश्नावली में समझाऊंगा। तो वही चीज आइए मैं यहां पे आपको समझाने वाला हूं। 2 यहां पर मैंने, ये तो फलन है, ये एकाएकी है, यह क्या है आपका? एकाएकी भी है और आच्छादक भी है, एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। 3 एग्जाम्पल मैं लूंगा। एक आपका ऐसा लिया कि एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। दूसरा यह क्या है? एकाएकी है, यह एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। यह आपका एकाएकी तो है, लेकिन आच्छादक नहीं है। अब एक कोई संबंध और ले लेता हूं, जैसे अगर मैं यहां नीचे फ्रेम चेक करूं तो यहां पे नहीं आएगा। एक और मैं ले लेता हूं यहां पर, जैसे ये आपका ए है और ये आपका क्या है? बी है। ए के अवयव कितने हैं? ए के अवयव जो हैं, ए के अवयव हैं आपके 1, 2, 3 और 4। बी के अवयव कितने हैं? ए है, बी है, सी है। ठीक। अब एक का संबंध ए के साथ है, बी का संबंध 2 के साथ है, सी का संबंध 3 के भी साथ है, 4 के भी साथ है। अब ये बताओ ए से बी में यह फलन है कि नहीं है? तो ए से बी में यह फलन है, क्योंकि ए के सभी अवयव कनेक्टेड है बी से, और ए का कोई एक ऐसा अवयव नहीं है जिसका इसमें डबल प्रतिबिंब हो।
ऐसा नहीं बोला है कि बी का पूर्व प्रतिबिंब डबल ना हो, बी से मतलब नहीं है, बस ए का डबल प्रतिबिंब उपस्थित ना हो। तो बी का भले डबल प्रतिबिंब इसमें पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, लेकिन ए में कोई ऐसा अवयव नहीं है जिसका डबल बी में उपस्थित है, तो फलन तो है। लेकिन अगर एकाएकी और आच्छादक के लिए चेक करें तो एकाएकी देखा जाए तो एकाएकी का मतलब सिंगल सिंगल कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन 3 और 4 सिंगल कनेक्टेड नहीं है, तो यह एकाएकी, यह फलन एकाएकी नहीं है। आच्छादक बी में कोई ऐसा अवयव नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें ना हो, यानी बी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब इसमें है, इसलिए यह आच्छादक है, इसलिए यह आच्छादक है। अब यहां पे हमने 3 एग्जाम्पल लिया। पहला एग्जाम्पल है कि एकाएकी और आच्छादक है, दूसरा एग्जाम्पल है एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है, और तीसरा एग्जाम्पल है कि एकाएकी नहीं है किंतु आच्छादक है। अब इसमें आपको समझना है कि इसका प्रतिलोम यानी कि इसका इनवर्स संभव है कि नहीं है। अगर चैप्टर के मतलब को आप समझो ना तो यह है इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि जो फलन होगा वह ट्रिग्नोमेट्री के रूप में होगा, और उसका हम क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। यही चीजें बस हमको इस चैप्टर के अंदर सीखना है। तो पहले आपको बेसिक समझने में आना चाहिए कि प्रतिलोम क्या होता है, जिस चीज को मैं समझा रहा हूं। देखिए, अगर सबसे पहले यहां से मैं शुरुआत करता हूं, यदि मैं इसका देखूं प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, और सिंपल सा मतलब समझिएगा कि उल्टा जब इसको करेंगे तो b जो है a के जगह पे आ जाएगा, a कहां चला जाएगा, b के जगह पर। तो ये आपका b ए के जगह पे आ गया और ए कहां चला गया, बी के जगह पर। बी के जो अवयव हैं वे क्या हैं आपके, वे हैं ए है, बी है, सी है। ए के जो अवयव हैं वह कितना है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, इस तरह से। और ए से बी में फलन है, और 1 का संबंध किससे है, एक ए से है, तो ए का संबंध किससे था, 1 से था, तो इसको हमने 1 से मिलाया। बी का संबंध किससे था, 2 से, तो इसको हमने 2 का मिलाया। सी का संबंध 3 और 4 से है, तो सी को 3 से और 4 से मिलाया। अब बताओ आप कि यह क्या बी से ए में यह फलन परिभाषित है क्या। पहली शर्त फलन के लिए कि ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब होना चाहिए, तो ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब है। लेकिन दूसरी शर्त, ए का कोई भी अवयव बी के साथ डबल कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो ए का जो सी अवयव है इसके साथ डबल कनेक्टेड है, इसलिए यह फलन ही परिभाषित नहीं है। अब आप ये देखो कि जो ऐसा फलन था कि एकाएकी था, एकाएकी नहीं था किंतु आच्छादक था, वह उस फलन का यदि आप प्रतिलोम निकाल रहे हो तो इसका जो फलन है वह ही अपरिभाषित हो जा रहा है, वह फलन नहीं है। अब अगर मैं इसके लिए देखूं, दूसरे के लिए देखूं, तो इसमें b के अवयव जो हैं, b के अवयव जो हैं वह कितने हैं, b के अवयव 1 2 3 4 हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। जो a के अवयव हैं, a के अवयव कितना है, a है, b है, c है, तो ये a है, b है और c है। तो b से a में आइए देखते हैं क्या फलन है क्या। 1 का संबंध किससे था, a का संबंध किससे था, 3 से था, तो आपका 3 का संबंध किससे मिला दिए, ए से मिला दिए। और b का संबंध किससे था, b का संबंध 2 से था, तो b को हमने किससे मिला दिया, b को 2 से मिला दिया। c का संबंध किससे था, 1 से था, तो c को हमने किससे मिला दिया, 1 से मिला दिया। बस इतना ही है, बस इतना ही है, 4 का किसी से संबंध नहीं है। अब देखो कि क्या यह फलन है क्या, तो यहां पर आप ये क्या यह संबंध फलन है क्या। देखो यहां पे कि ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब है क्या, ए के अंदर यानी पहले समुच्चय के अंदर, प्रांत के अंदर 4 एक ऐसा अवयव है जिसका कोई भी प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, तो यह फलन आपका नहीं होगा। यहां भी आप ये देख रहे हो कि ऐसा फलन आपने लिया कि जो एकाएकी था किंतु आच्छादक नहीं था, इसको उल्टा करने पर, इसका प्रतिलोम करने पर जो फलन है वह अपरिभाषित की ओर जा रहा है, अपरिभाषित हो जा रहा है, तो अतः इसका भी प्रतिलोम संभव नहीं है। लेकिन अगर इसका आप देखो तो इसका जो समुच्चय ए है वह समुच्चय बी ए के पास आएगा ना, तो जो समुच्चय बी है वह कितना है, 1 2 3 है, तो 1 है, 2 है और 3 है, समुच्चय बी। समुच्चय ए है ए बी सी, तो समुच्चय ए जो है वह कितना है, ए है, बी है और सी है।
ए का संबंध किससे था? 1 से था, तो 1 का संबंध किससे? ए से। 2 का संबंध बी से, तो 2 का संबंध बी से। 3 का संबंध सी से, तो 3 का संबंध सी से। अब यहां पे देखो, क्या बी से ए में फलन है क्या? तो जी बिल्कुल, बी से ए में भी फलन है और ए से बी में भी फलन है, क्योंकि इसके सभी अवयवों का प्रतिबिंब इसमें है। इसका कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो डबल इसके साथ कनेक्टेड हो, तो यह भी आपका फलन है और इसका इनवर्स यानी उल्टा भी फलन है। तो यह फलन कब संभव हो पाया? कि जब यह एकाएकी भी था, आच्छादक भी था। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जब लिए कि जो फलन एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है, तो इसका भी प्रतिलोम संभव नहीं है। अगर ऐसा फलन हमने लिया कि एकाएकी है और आच्छादक, एकाएकी नहीं है किंतु आच्छादक है, तो इसका भी प्रतिलोम संभव नहीं है। तो जो हमने वहां पर आपको बताया था कि आगे अगले चैप्टर्स में मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है कि किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी संभव है जब वह एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। तो एक चीज यहां से नोट पॉइंट एकदम जबरदस्त तरीके से लिख लीजिएगा कि कोई भी फलन का प्रतिलोम तभी संभव है जब वह फलन एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो। यानी एकाएकी आच्छादी कोई फलन है तो उसका प्रतिलोम संभव होगा, अदरवाइज प्रतिलोम संभव नहीं होगा। इस नोट पॉइंट्स को लिखिए और यदि यहां तक की चीजें एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हलवा। फिर चलते हैं हम आगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब यहां पर चैप्टर का मेन फ्लो जो है अब यहां से स्टार्ट होता है, यानी कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये जो चैप्टर है मेनली यहां से स्टार्ट होता है। अब तक इस चैप्टर के लिए आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि किसी भी फलन का, किसी भी दिए गए फलन का इनवर्स यानी प्रतिलोम तभी संभव है जब वह फलन एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो। अब यह त्रिकोणमितीय पर कैसे अप्लाई होगा? जो त्रिकोणमितीय, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री के जगह पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख सकते हैं। तो यहां से आइए देखते हैं, जैसे अगर आपका एक दिया हुआ फलन fx बराबर कितना था? y था। fx बराबर कितना दिया हुआ था? y था। तो अगर यह फलन एकाएकी भी है और आच्छादक भी है तो इसको हम f को उधर भेज देते हैं, तो x बराबर ये हो जाता है f इनवर्स y। इनवर्स का मतलब उल्टा, f जो है उल्टा चल करके आया है, इसलिए इस पे क्या लगा है? इनवर्स लगा हुआ है। तो इसको हम ये कहते हैं, इस चीज को हम ये कहते हैं कि जो f इनवर्स है वह f का क्या है? f का क्या है? प्रतिलोम है, प्रतिलोम है। ये चीज हम क्या करते हैं? कहते हैं। अब यही जो आपके त्रिकोणमिति व्यंजक होते हैं, त्रिकोणमिति व्यंजक आपके 6 होते हैं। पहला आपका होता है साइन, दूसरा आपका होता है कॉस, तीसरा आपका होता है टेन और चौथा आपका होता है कॉट, पांचवा आपका होता है कौन? सेक और छठवां आपका होता है क्या? कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय व्यंजक होते हैं। 6 त्रिकोणमिति क्या होते हैं? व्यंजक होते हैं। अब ऐसे जैसे इस प्रकार से यहां पे फलन दिया हुआ है ना, क्या था? x बराबर fx बराबर y, उसी प्रकार से यदि आपका ये दिया हुआ है साइन थीटा बराबर x, तो यहां से थीटा बराबर साइन को उधर भेजेंगे तो ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? x। और इसी को हम क्या पढ़ते हैं? इसी को पढ़ते हैं प्रतिलोम। इसी को हम क्या पढ़ते हैं? प्रतिलोम। यानी कि यदि किसी को उल्टा के रूप में यदि हमें दर्शाना हो तो उस पर हम क्या लगा देते हैं? इनवर्स लगा देते हैं, यानी उसकी घात को -1 बना देते हैं। उसकी घात को हम कितना बना देते हैं? -1। उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, आपने एक चार्ट के बारे में पढ़ा होगा, जैसे बहुत त्रिकोणमिति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसके बारे में आपने पढ़ा और समझा होगा। जैसे यहां पे अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं तो इस साइन थीटा का 0 अंश पे क्या मान होगा और इस साइन थीटा का 30 डिग्री पे क्या मान होगा, इस साइन थीटा का 45 डिग्री पे क्या मान होगा और इस साइन थीटा का 60 डिग्री पे मान क्या होगा और इस साइन थीटा का 90 डिग्री पे मान क्या होगा। ये चीज के लिए आपको एक टेबल पढ़ाई गई होगी जो कि कक्षा आपको 6वीं 7वीं 8वीं से ही बताई जा रही है। आपको पता है कि साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 अंश का मान होता है आपका कितना? 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान
मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। अगर आपको cos थीटा का यही वैल्यू ज्ञात करना हो तो cos थीटा के लिए आप क्या करोगे? इसी मान को पलट दोगे, यानी 1 को यहां कर दोगे, √3/2 को यहां कर दोगे, 1/√2 आपका यही रहेगा, 1/2 को यहां कर दोगे, 0 को यहां कर दोगे, तो ये cos की वैल्यू पता चल गई। अब अगर आपको tan थीटा का मान चाहिए तो tan थीटा के मान के लिए आपको क्या करना पड़ता है? sin थीटा बटे cos थीटा। तो 0/1 कितना होगा आपका? 0 होगा। 0/1 कितना होगा? 0 होगा। 1/2 से ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा? √3। 33 अंश का मान कितना हो जाएगा? √3। इसका मान होता है 1 और इसका मान आपका होता है कितना? इसका मान होता है आपका 1/√3। सॉरी, इसका मान 1/√3 होता है। 33 अंश का मान 1/√3 होता है और इसका जो मान होता है ना, इसका मान होता है √3। tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? √3। ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, यहां 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, यहां 1/0 क्या हो जाएगा? अनंत की तरफ चला जाएगा। अब अगर यहां से मैं कॉट का मान लिखूं, कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा का मान इसको पलट करके लिख देते हैं, ये आपका अनंत हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से इसका मान चलता है। अब अगर आप अगले क्रम में अगर आपको सेक का मान चाहिए, सेक थीटा का, तो सेक थीटा का मान, इसको इन सारे मानों को 1 के बटे के रूप में कर दो, तो सेक थीटा इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 2/√3, इसी को पलट देना है, इसका मान हो जाएगा √2 और इसका मान हो जाएगा 2 और इसका मान कितना हो जाएगा? 1/0, यानी कि ये किधर चला जाएगा? अनंत की तरफ चला जाएगा। अब कोसेक, अगला क्या होता है आपका? कोसेक थीटा। अगला आपका क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक के मान के लिए इसको पलटना पड़ेगा, ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा, ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1। अब उम्मीद करते हैं कि इस टेबल के सभी मान आपको क्या होंगे? पता होंगे। इस टेबल के सभी मान आपको क्या होंगे? पता होंगे। अब अगर इस टेबल के हिसाब से साइन थीटा का ग्राफ बनाया जाए, साइन थीटा का क्या बनाया जाए? ग्राफ बनाया जाए, तो साइन थीटा का ग्राफ देखिए कुछ इस प्रकार से जाता है। साइन थीटा का ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से जाता है, जैसे ये आपका क्या हो गया? ये y अक्ष हो गया और ये आपका क्या हो गया? x अक्ष हो गया। ये आपका क्या हो गया? x अक्ष हो गया। तो यहां से आप देख रहे हो कि साइन थीटा कहां से चालू हो रहा है? 0 से। तो 0 इसका कहां है? मूल बिंदु इसका यहां है। 0 से मान लेते हैं ये इधर आपका +1 है y पे और इधर आपका कितना है? -1 है। अब आप साइन के वैल्यू में एक चीज देखे होंगे कि इसका मान जो है, साइन का जो रेंज है, जो इसका परास है, 1 से ज्यादा नहीं होता और -1 से और कम नहीं होता, यानी 1 से -1 के बीच में रहता है। अब ये ग्राफ जाता कैसे है? मेनली देखिए, 0 से शुरू हो रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, तो 1 इसका ये है, 1 इसका ये है और -1 इसका ये है। ठीक। अब ये 0 से शुरू हो रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, यानी कि यहां पे 0 है, 90 पे जाकर के ये कितना आ गया? 1। 90 पे आकर के इसका मान क्या होगा? 1। अब 90 से आगे जब बढ़ेंगे, 90 से आगे की ओर बढ़ेंगे, तो ये मान फिर से क्या होगा? 0 की तरफ आएगा। फिर से 1 से इसका मान 1 है, 1 के बाद जब जाएंगे तो फिर यही क्रम दोहराने लगेगा, √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, यानी यह मान जब 90 से आगे जाएंगे, 90 से आगे जब जाएंगे, 90 से आगे जब जाएंगे, जैसे 110 हो गया, 110 के बाद 140 हो गया, तो इस प्रकार से जब आगे की ओर आप बढ़ते जाएंगे ना, तो 180 पर जाते जाते यह फिर से 0 हो जाएगा, यानी यहां से चला तो यह फिर से इस पर आकर के क्या हो गया? 0। अब 180 से आगे 360 तक जब जाएंगे, तो यह मान जैसे यहां पे प्लस की ओर बढ़ा है ना, वैसे ही माइनस की ओर इस प्रकार से क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा और फिर 360 पे आके 0 हो जाएगा और फिर आगे इसी प्रकार से क्या होगा? चलता चले जाएगा, इसी प्रकार से आगे चलता चला जाएगा। और यह किसका ग्राफ है? यह साइन थीटा का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? साइन थीटा का ग्राफ है। अब अगर वैल्यू को समझाने के लिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा ही देते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं केवल साइन के मान को। तो जैसे
आप देखिए यहां पर ध्यान से कि 0 से 30 कितने का अंतराल, 30 का अंतराल। तो 90 के बाद जो जाएगा 30 का अंतराल होगा, 90 में 30 ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 120 अंश। 30 से 45 कितने का अंतराल, 15 का अंतराल। तो 120 के बाद 15 जाएगा तो ये हो जाएगा 135 अंश। 15 से 60 फिर कितने का अंतराल, 15 का अंतराल, यानी एक बार 30 फिर 15 फिर 15 और फिर से 30, तो ये फिर 15 का जाएगा तो 135 और प्लस का 15 कितना हो जाएगा 150 और 150 के बाद फिर से कितने का अंतराल, 30 का अंतराल, तो ये कितना हो जाएगा 180। यानी इसका मान, साइन के मान को हमने 180 तक बढ़ाया। यह जैसे जैसे देखिए यहां से गया कहां, यहां से गया 1 तक, 1 से फिर धीरे धीरे घटना चालू हुआ और फिर कहां 180 पे आके फिर कहां हो गया 0। तो 180 तो कितना आना है, 0 आना है, ये चीज फिक्स है। यानी कि यह मान फिर से इधर की ओर रिवर्स लेगा, उल्टे के क्रम में दोहराने लगेगा, यानी ये हो जाएगा आपका √3/2 और ये हो जाएगा आपका 1/√2 और ये हो जाएगा आपका 1/2। अब यहां से जो आपके दिमाग की बत्ती जलाएगी वह कंसेप्ट आइए समझते हैं। अगर इस साइन थीटा बराबर x को, अगर इस साइन थीटा बराबर x को हम दो समुच्चय के रूप में दिखाएं, एक समुच्चय A और दूसरा समुच्चय B, अगर दो समुच्चय के रूप में इसको दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे। देखिए सब जो आपका x अक्ष है ना उस पे मान है, उस पे क्या है आपका मान है, और जो y अक्ष पर है वह क्या है आपका जो x अक्ष पर है वह कोण है, यानी कि x अक्ष पर कोण है, x अक्ष को कोण से दर्शा देते हैं और y अक्ष को, ये आपका x है और ये आपका y है, यानी इसमें जो अवयव लिखे जाएंगे वो x होंगे और इसमें जो अवयव लिखे जाएंगे वो y होंगे। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 1/√2 को लेता हूं, किसको लेता हूं, 1/√2 को लेता हूं, मान इसका कितना ले लेता हूं 1/√2, तो 1/√2 किस पर, कितने अंश पे, कितने डिग्री पे मान है, 45 डिग्री पे। तो 1/√2 कितने डिग्री पे मान है, 45 डिग्री पे। आगे अगर 180 की तरफ बढ़ते हैं तो 1/√2 आपका एक 135 का भी मान है। तो 1/√2 एक तो 45 से संबंधित है और दूसरा 135 से संबंधित है। 1/√2 45 से भी संबंध रखता है, 45 डिग्री का भी मान 1/√2 है और 135 डिग्री का भी मान कितना है, 1/√2 है। अब A से B में अब देखते हैं कि क्या यह फलन परिभाषित है, तो जी बिल्कुल परिभाषित है, क्योंकि A के सभी अवयवों का प्रतिबिंब B में उपस्थित है और A का कोई भी अवयव B के डबल अवयवों के साथ कनेक्टेड नहीं है। B का अवयव डबल कनेक्टेड हो सकता है लेकिन A का कोई अवयव B के साथ डबल कनेक्टेड नहीं है, तो यह आपका फलन है। लेकिन क्या यह एकाएकी और आच्छादक होगा क्या, एकाएकी और आच्छादक होगा क्या? सबसे पहले कि यह एकाएकी ही नहीं है, क्योंकि एकाएकी फलन यह कहता है कि सभी अवयवों का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल प्रतिबिंब होना चाहिए, डबल प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इन दोनों ही अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, यानी यह सिंगल कनेक्टेड नहीं है, इसलिए एकाएकी नहीं है, लेकिन आच्छादक है क्योंकि इसमें कोई ऐसा अवयव नहीं है जो कि इसके साथ कनेक्टेड ना हो। तो यह आच्छादक है किंतु एकाएकी नहीं है। तो क्या इसका प्रतिबिंब संभव है क्या, इसका इनवर्स संभव है क्या, प्रतिबिंब नहीं इनवर्स, क्या इसका इनवर्स संभव है क्या, नहीं है, इसका इनवर्स संभव नहीं है। यानी किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स संभव नहीं होगा, क्योंकि कॉस में भी हम कोई मान ले लें तो अगर 1 ले लें ना तो केवल 0 अंश का ही मान 1 नहीं होगा, केवल 0 अंश का मान 1 नहीं होगा, कॉस 180 अंश का भी मान 1 हो जाएगा, कॉस 180 अंश का भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कोई ऐसा नहीं है जिसका डबल वैल्यू उपस्थित ना हो, यानी कि कोई ऐसा फलन नहीं है जो एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो, यदि पूरे रेंज को देखा जाए तब। लेकिन यदि इसी साइन को अगर हम 0 to 90 में यहां से यहां तक में यदि इसे हम क्या कर दें, इसे हम कर दें फिक्स, इसे हम क्या कर दें, फिक्स कर दें कि यह 0 से 90 तक में ही देखा जाएगा, तो 0 से 90 तक में केवल 45 ही ऐसा मान होगा जिसमें 1/√2 होगा, 135 इसमें नहीं आएगा, तब यह एकाएकी भी हो जाएगा और आच्छादक भी हो जाएगा। यानी कि त्रिकोणमितीय
जितनी भी त्रिकोणमितीय व्यंजक हैं, इनके इनवर्स को निकालने के लिए उनके प्रांत को हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। उनके परिसर को हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। उनके रेंज को हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब अब यहां से यह है कि जितने भी अब आपके त्रिकोणमितीय फंक्शन लिए जाएंगे, जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन लिए जाएंगे, उसका इनवर्स तभी संभव होगा, उसका प्रतिलोम तभी संभव होगा जब उसके रेंज को हम फिक्स कर दें, यानी कि जब 0 से 90 डिग्री कर दें तभी इसका प्रतिलोम संभव होगा, अदरवाइज इसका प्रतिलोम संभव नहीं होगा। प्रतिलोम का मतलब जैसा कि हमने बताया उल्टा, जैसे अगर A से B में कोई फलन है और यह एकेकी भी है और आच्छादक भी है और इसका प्रतिलोम यानी उल्टा निकालना है, तो B A के जगह पर आ जाएगा, A कहां चला जाएगा, B के जगह पर चला जाएगा। अब इसके साथ, इस ग्राफ के साथ क्या होगा कि जो चीजें आपको x अक्ष पर दिख रही हैं, अगर इनवर्स इसका निकालेंगे तो वे सारी चीजें y अक्ष पर आ जाएंगी, और जो चीजें आपको y अक्ष पर दिख रही हैं वे सारी चीजें किस पे आ जाएंगी, x अक्ष पर आ जाएंगी। अब यहां से जो मेन लॉजिक है उसे हमने समझाया आपको। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, मेन पॉइंट्स को आप नोट करते चलेंगे हमारे साथ। अब यहां से इसके बाद मैं आपको साइन थीटा से साइन इनवर्स की तरफ आपको मूव करके दिखाऊंगा। लीजिए आप एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट। तो देखिए यहां पर हमने साइन का और कॉस का, दो का हमने ग्राफ बना लिया है, साइन थीटा का और कॉस थीटा का। जहां पर कि जो आपका पहला ग्राफ है वह है साइन वाई बराबर एक्स, और यदि ये पॉसिबल है तो साइन को अगर इधर हम भेज देते हैं तो इधर बचता है वाई, वाई बराबर हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पे देख रहे होंगे आप कि दो ग्राफ बना हुआ है, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। तो इसको जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में समझाया भी कि ये जो ग्राफ है ये आपका किसका है, वाई साइन वाई बराबर एक्स का। यह किसका ग्राफ है, साइन वाई बराबर एक्स का, क्योंकि यह एक्स अक्ष पे बना है ना, इसलिए बराबर किसके है, यह एक्स के। और चूंकि ये ग्राफ जो है वाई पर अपर और डिपर कर रहा है तो इसलिए इसके साथ हमने क्या लिखा है, y लिखा है। तो साइन y बराबर क्या है, ये x है जिसका ग्राफ हमने बनाया। जैसे हमने यहां पर जो आपका अभी पिछली स्लाइड में एक सारणी बनाया था जो विभिन्न मानों की सारणी थी, उन मानों के हिसाब से हमने साइन के ग्राफ को आपको समझाया कि साइन का ग्राफ आपका 0 से चलता है, फिर 1 की तरफ आता है और 1 से पुनः 0 तक जाता है। और जब 0 यानी कि ये 180, यहां 90 था और ये 180 से ये जब 270 की ओर बढ़ेगा ना तो कंटिन्यू ये घटता चले जाएगा, यानी कि माइनस की तरफ चलता चला जाएगा। और जब ये 270 पर पहुंचेगा तो साइन 270 डिग्री का मान आपका होता है -1, तो यहां से -1 हो जाएगा। अब साइन का जो रेंज है वह +1 से लेकर के -1, यहां आपका प्लस का 1 है और यहां पे आपका माइनस का 1 है। तो साइन का जो रेंज है, जो परास है, जो इसका परास है वह +1 से लेकर के -1 तक होता है। तो ये अधिकतम कितना जाएगा, ये न्यूनतम कितना जाएगा, -1 तक जाएगा और फिर से ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब ये 180 तक जाएगा, यहां लिख ही देता हूं, ये 0 अंश हो गया और ये आपका कितने डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और ये अगर देखा जाए तो 180 डिग्री 180, और ये आपका हो गया 270 डिग्री, और यहां पे आएगा 360, और 360 डिग्री पर पुनः से फिर से क्या मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अगर होल पूरे ग्राफ को देखेंगे तो इसके पूरे ग्राफ का इनवर्स नहीं निकल सकता, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि अगर यहां पर देखिए, अगर ये ग्राफ 0 दे रहा है तो यहां पर भी 0 दे रहा है और यहां पर भी 0 दे रहा है, यानी कि जो 0 है ना, अगर x का मान हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो 0 आपका 0 अंश पे भी मिल रहा है, 180 अंश पे भी मिल रहा है और 360 अंश पे भी मिल रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आपके दो समुच्चय में ले लूं जिसमें एक x हो और एक y हो, और ये साइन y के लिए अगर मैं लेता हूं और ये a है और ये b है, तो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो कि जो 0 मान है ना वह 0 अंश पे भी 0 है, 180 डिग्री पे भी आपका 180 डिग्री पे भी 0 है और आपका 360 पे भी आपका 0 है, यानी ये 0 तीनों से संबंधित है। और जब ये 3 अवयवों से संबंधित है ना, जब ये 3 थोड़ा सा उल्टा हो गया,
इसको हमें ऐसे बनाना चाहिए था, क्योंकि y का ग्राफ है ना, तो y आपका इधर रहेगा, तो y आपका इसमें y वाली वैल्यू आपकी y में रहेगी, तो y वाली वैल्यू कितनी है, 0 है। y पे यह वैल्यू कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, और x पे वैल्यू कितना है, यहां पे 0 अंश है, तो ये 0 अंश हो जाएगा, और ये कितना है 180 अंश, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, और ये x पे वैल्यू कितनी है 360, तो ये हो जाएगा 360। अब ये जो 0 है ना, 0 अंश पे भी 0 है, 180 अंश पे भी 0 है, और 360 अंश पे भी 0 है। तो A से B में परिभाषित फलन तो है, लेकिन यह एकाएकी नहीं है, और जब एकाएकी नहीं है तो इसका इनवर्स भी संभव नहीं है। तो अब इसके लिए या एक ट्रिक और याद रखिएगा आप, कि अगर आप कोई भी x अक्ष के समांतर आप रेखा खींचते हो, x अक्ष के समांतर अगर आप रेखा खींचते हो और वह रेखा ग्राफ को एक से अधिक अंश पे, एक से अधिक बार काटती है, तो वह फलन एकाएकी नहीं होगा। इस चीज को याद रखिएगा कि यदि x अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए और वह रेखा ग्राफ को एक से अधिक जगह पर काट दे, तो वह फलन या उस फलन का जो ग्राफ है वह एकाएकी नहीं होगा। और जब एकाएकी नहीं होगा, तो आपने पढ़ा है कि जब एकाएकी नहीं होगा तो वह क्या हो जाएगा, वह आपका उसका इनवर्स संभव नहीं है, उसका प्रतिलोम संभव नहीं है। तो इसका प्रतिलोम संभव नहीं है, इसका प्रतिलोम नहीं हो सकता। लेकिन अगर बाय द वे अगर इसके रेंज को, इसके परास को अगर हम फिक्स कर दें, इसके रेंज को, इसके परास को यदि हम फिक्स कर देते हैं, तब क्या होगा। अगर मैं कहूं कि इस ग्राफ का जो एक चक्कर है, यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, अगर या मैं ये कहूं कि ये 90 डिग्री है, यहां से लेकर के 90 डिग्री का मतलब π/2, और अगर इधर चले आए तो ये माइनस का 90 डिग्री है, यानी माइनस का इधर नहीं दिखेगा, ये अगर देखा जाए तो माइनस का π/2 है। तो अगर देखा जाए π/2 से लेकर के माइनस π/2, अगर इसके परास को, अगर इसके रेंज को हम माइनस के π/2 से अगर π/2 के बीच में करते हैं, इनके बीच में करते हैं, तो यहां पर हम कहीं भी रेखा खींच देंगे x अक्ष के समांतर, एक ही जगह पर काटेगी ग्राफ को। यानी कि यह ग्राफ यहां से यहां तक किसी भी मान को दोहराएगा नहीं, और जब मान को दोहराएगा नहीं तो ये एकाएकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। और जब एकाएकी और आच्छादक होगा, तब हम इसके प्रतिलोम को ज्ञात कर सकते हैं, इसके इनवर्स को ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी कि अगर इसके रेंज को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो इसका इनवर्स संभव हो जाता है, और जब इनवर्स संभव हो जाता है तो इसका प्रतिलोम, इनवर्स का मतलब प्रतिलोम हो जाएगा। और जब प्रतिलोम हो जाएगा, तो प्रतिलोम कहने का मतलब किसका, साइन y बराबर x हमने लिया था, तो इसका उल्टा y बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। और ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर वाला, ये आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। किसका ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ये ग्राफ है। जो चीज x अक्ष पे थी वे सारी चीजें y अक्ष पे चली जाएंगी, और जो y अक्ष पे चीजें थी वो x अक्ष पे चली जाएगी। y अक्ष पे यहां +1 से -1 था, अब यहां x अक्ष पे ये -1 से +1 पे चला गया, और जो ये ग्राफ x अक्ष पे बना था, अब यह ग्राफ किस पे चला गया, y अक्ष पे चला गया। तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। और यह ग्राफ का प्रतिलोम कब संभव है, जब इसके रेंज को आप माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक फिक्स कर देंगे, तभी इसका प्रतिलोम संभव है, अदरवाइज प्रतिलोम संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से cos का भी ग्राफ है। cos के टेबल में आपने देखा होगा कि सबसे पहले मान कितना होता है, 0, cos 0 0 होता है, cos 30 अंश होता है √3/2, फिर से आपका होता है 1/√2, फिर से आपका होता है 1/2, और फिर से आपका होता है 1। इस तरह से, यानी सॉरी, ये 1 से शुरू होता है यार, 1 से शुरू होता है, और ये होता है 0। तो इस तरह से cos का टेबल चलता है। 1 से शुरू होता है, कहां से, 1 से शुरू होता है, 0 तक जाता है, फिर से आगे इसके क्रम बढ़ता है, फिर 1 तक पहुंच जाता है। देखिए ग्राफ को, कहां से शुरू हुआ, ये आपका प्लस का 1 है, और ये आपका यहां आपका माइनस का 1 है। ग्राफ 1 से शुरू हो रहा है, cos 0 का मान कितना है, 1 है, तो ये ग्राफ यहां 1 से शुरू हुआ, 1 से
छोटा है आपका 3/2, 3/2 से छोटा है 1/√2, 1/√2 से छोटा है 1/2, फिर उससे भी छोटा है आपका 0। तो यानी यह ग्राफ 1 से धीरे धीरे कम होता हुआ 0 तक जा रहा है। तो 1 से कम होता हुआ ये कहां तक आया, यहां पे जैसे ये 90 डिग्री पे पहुंचा, जैसे ये 90 डिग्री पे पहुंचा, कितना हो गया, ये 0 हो गया। अब फिर जब 0 से आगे जाएगा तो ये माइनस में ग्राफ चलता चला जाएगा, तो ये माइनस में जाएगा कहां तक, -1 तक। माइनस में कहां तक जाएगा, -1 तक जाएगा, और -1 से फिर बढ़ना शुरू होगा, फिर से यहां आकर के फिर से 0 हो जाएगा। ये आपका 90 के बाद 180 होगा, और ये आपका 270 होगा, और यहां पर आकर के ये ग्राफ कितना जाएगा, 360 पर जाएगा। तो ये ग्राफ यहां से चला, फिर 0 आया, फिर 0 से बढ़ता हुआ कहां पे आ जाएगा, 1 तक आ जाएगा, और यहां जो 1 वैल्यू देगा ना, 360 का मान देगा। 360 पर फिर से ये वैल्यू कितना देगा, 1। अगर इधर की ओर आए, माइनस की तरफ आए, तो ये 1 से घटता हुआ फिर 0 पे आएगा, 0 से माइनस में, माइनस से फिर यहां 0 पर, 0 से फिर +1 में, इस तरह से आएगा। और यहां पर अगर देखा जाए तो ये आपका माइनस का 90 होगा, और ये आपका माइनस का 180 होगा, ये आपका 270 होगा माइनस का, और ये होगा आपका माइनस का 360। इस तरह से ग्राफ चलता है कॉस का। अब इसमें भी वही संभव है, अगर एक्स अक्ष के समांतर कहीं पे भी हम कोई लाइन खींचते हैं इसमें, तो वह ग्राफ को एक से अधिक जगह पर प्रतिच्छेद करती है, और इसका मतलब यह है कि यह दिया गया फलन एकाकी नहीं है। या ऐसे ही देख लो, ये वैल्यू 1 जो दे रहा है ना, ये वैल्यू जो कॉस के लिए यदि हम कॉस y के लिए देखें और इसके लिए दो समुच्चय ले लें a और b, a में हम x के अवयवों को रखें और b में हम y के अवयवों को रखें, b में हम किसको रखें, y के अवयव को रखें। तो यदि हम y के अवयव में ये +1 y पे मान दे रहा है, यहां भी +1 है, तो 1 को अगर लेकर के चलते हैं तो 1 कहां कहां मान है, आइए देखते हैं। पहले तो आपका 1 मिल रहा है किस पे, 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे आपका क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 0 डिग्री पे आपका क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और कितने पे मिल रहा है, 2 पाई पे मिल रहा है, तो ये 2 पाई पे भी 1 मिल रहा है, तो 2 पाई भी हो गया। इधर आकर के अगर देखें तो 1 कहां मिल रहा है, माइनस के भी 2 पाई पे आपका मिल रहा है प्लस का 1, तो ये आपका माइनस का भी 2 पाई है। अब ये 1 0 से भी कनेक्टेड है, 2 पाई से भी कनेक्टेड है, माइनस के भी 2 पाई से कनेक्टेड है। अब यहां देखो इसके सारे अवयव का प्रतिबिंब उपस्थित है समुच्चय बी में या अगले समुच्चय में, और इसका कोई भी अवयव इसके डबल अवयवों के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो एक तो पता पड़ गया कि ए से बी में यह फलन है, और जब फलन है तो क्या इसका इनवर्स संभव है, क्या नहीं है, क्योंकि यह फलन है लेकिन एकाएकी फलन नहीं है, आच्छादक है लेकिन एकाएकी फलन नहीं है। और आप जानते हो किसी भी फलन के प्रतिलोम होने के लिए एकाएकी भी होना जरूरी है, आच्छादक भी होना जरूरी है। तो यह फलन एकाएकी और आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि एकाएकी नहीं है इसलिए इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। लेकिन अगर इसके रेंज को फिक्स कर देते हैं, अगर इसके रेंज को 0 से लेकर के अगर पाई तक, 180 को पाई कहते हैं ना, 0 से लेकर के पाई तक अगर फिक्स कर दें इसके रेंज को, जो cos y है इसके रेंज को अगर हम 0 से पाई पर ले आकर के फिक्स कर दें, तो यहां से कितना भी x अक्ष के समांतर लाइनें गुजार देंगे केवल एक ही जगह पर काटेगी। तो यदि इसके रेंज को 0 से पाई पर फिक्स कर दिया जाता है तो इसका प्रतिलोम संभव हो जाता है, और जब प्रतिलोम संभव हो जाता है तो इसका उल्टा संभव है, और उल्टा संभव है तो इसका उल्टा हमने यहां पे बनाया। और ये जो ग्राफ है यह किसका ग्राफ है, y = cos इनवर्स x का ग्राफ है, y = cos इनवर्स x का ग्राफ है। जो चीज आपके x अक्ष पे थी वे सारी चीजें y अक्ष पे शिफ्ट हो गई उल्टा, x वाली y पे, y वाले x पे। ये आपका -1 है और ये आपका +1 है। जो -1 और +1 y पे था, अब वो -1 +1 किस पे आ गया, x पे आ गया। तो ये रहा प्योर लॉजिक आपका। किसी भी त्रिकोणमितीय फलनों के रेंज को फिक्स करके हम उन फलनों का प्रतिलोम निकालते हैं, उन फलनों का इनवर्स निकालते हैं जो कि साइन का और कास का आपका दिया हुआ है। देखिए मुख्य तौर पर साइन का और कास का, टैन का और काट का, ये 4 ग्राफ आपको पता होना चाहिए। कॉस और कोसेक, सेक और कोसेक जो है वो आपको बहुत विधिवत आगे जब बीएससी वगैरह आप मैथमेटिक्स से करेंगे तो आपको समझाया जाएगा। बाकी इसमें बुक में दिया हुआ है।
आप वहां से समझ लीजिएगा, वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगी। मैं आइए कुछ सूत्रों को यहां पर आपके समक्ष लिखूंगा, उसके बाद हम आपके जो अभ्यास प्रश्नावली के सवाल हैं उनको हल करेंगे। तो आपने ग्राफ के माध्यम से साइन का और कॉस का इनवर्स निकालना सीखा। अब इसी तरह से जो त्रिकोणमितीय व्यंजक होते हैं, उन त्रिकोणमितीय व्यंजकों की जो सीमाएं होती हैं, उनके परास की जो सीमाएं होती हैं, यदि आपका साइन एक्स है, साइन इनवर्स एक्स की यदि सीमा देखी जाए, इसका अगर रेंज देखा जाए तो इसका जो रेंज होता है वह माइनस के पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में होता है, ये होता है। अगर इसी को यदि आप कॉस का देखा, कॉस इनवर्स का देखें तो कॉस इनवर्स x का अगर देखें y बराबर कॉस इनवर्स x का, तो जैसा कि आप देखें कि 0 से लेकर के यह कहां तक होता है, पाई तक होता है। इसी तरह से यदि आप tan का देखें तो tan इनवर्स x का जो परास होता है वह केवल, इसमें देखिए छोटा ब्रैकेट लग जाएगा, इसमें कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा, छोटा ब्रैकेट, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। tan का साइन जैसा रहता है, बस ब्रैकेट छोटा रहता है। और ये जो आपका कॉट का रहेगा, कॉट इनवर्स x का जो परास रहेगा वह रेंज कितना रहेगा, वह छोटे ब्रैकेट के अंदर 0 से लेकर के कहां तक रहेगा, पाई तक। छोटे ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट का क्या चक्कर है, छोटे ब्रैकेट का मतलब है कि यहां से पाई बाई 2 और माइनस के पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच का केवल लेना है, इन दोनों को नहीं लेना है। और बड़े ब्रैकेट का मतलब है कि इनको लेकर माइनस के पाई बाई 2 से लेकर प्लस के पाई बाई 2 तक, यानी इसको भी लेना है और इसको भी लेना है और इसके बीच की भी सारी संख्या लेनी है। उसी तरह से बड़े ब्रैकेट का मतलब 0 को लेकर के पाई तक, इसका मतलब यह है कि 0 को छोड़कर और पाई को छोड़कर इनके बीच में जितने भी मान आ जाएंगे उनको सब लेना है। तो ये तो इनके क्या हो गए, रेंज हो गए। सेक और कोसेक का अगर जरूरत पड़ेगा सवाल के अंदर तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा। एक होती है प्रॉपर्टी माइनस की, एक किसकी प्रॉपर्टी होती है, माइनस की। यानी कि यदि आपके पास ऐसा है कि साइन इनवर्स माइनस का x, तो इसका वैल्यू जो होता है वह होता है माइनस का साइन इनवर्स x, ऐसी वैल्यू होती है। यानी साइन के कोण में यदि माइनस है तो वो माइनस को हम बाहर ले लेते हैं। इसी तरह से यदि आपका कॉस इनवर्स माइनस x है तब, तो ये जो आपका है ये हो जाता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स x, ये पाई के साथ माइनस होता है। और यदि आपका tan का देखा जाए तो tan इनवर्स माइनस का x जो होता है, tan इनवर्स माइनस का x जो होता है वह माइनस का tan इनवर्स x होता है। और जो आपका tan के अलावा जो आपका cot इनवर्स माइनस का x होता है वह, और जो आपका सेक इनवर्स माइनस का x होता है, ये दोनों पाई के साथ जाते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाता है और ये पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाता है। और यदि कोसेक के लिए देखा जाए तो कोसेक इनवर्स माइनस का x जो है ये माइनस का कोसेक x, कोसेक इनवर्स x देता है। इन 6 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को बहुत बेहतरीन ढंग से आप याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से याद रखिएगा। ये सवालों के अंदर आपको मिलने वाले हैं, सवालों के अंदर ये आपको काम देने वाले हैं। अब अगले क्रम में कुछ इसका कन्वर्जन प्रॉपर्टी भी है, जिसे आप कन्वर्जन प्रॉपर्टी को भी देख लीजिएगा, आपके बुक में दिया हुआ है। मैं उसको लिख करके टाइम पास करना नहीं चाहता। सबसे पहले सवाल पर चलेंगे, सबसे पहले सवाल पे चलेंगे आपके अभ्यास प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 पर, अभ्यास प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 पर। और हम ये देखेंगे कि सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपका इसका पहला सवाल है यह है साइन इनवर्स, ये है आपका साइन इनवर्स कितना है, 1/√2, 1 कितना है √2। हमने आपको जब ग्राफ बनाया था तो वहां पे हमने एक चीज बताई थी, वो चीज क्या थी, हमने वहां पे बताई थी, इसको हम इस रूप में मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स x था और इधर हमारे पास क्या था, y था। ग्राफ जब हम बना रहे थे तो x का मान तो आपका दिया हुआ है कितना, x का मान दिया हुआ है यहां पे कितना, 1/√2, कितना दिया हुआ है, 1/√2। x का मान कितना दिया हुआ है, 1/√2। तो अगर इसमें इस चीज
चीज को हम क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं। तो साइन को उधर हम भेजेंगे राइट साइड में, तो साइन जब राइट साइड में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा y के पास जब जाएगा तो साइन y हो जाएगा बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, √2, बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, √2। अब ये जो आपका साइन y की वैल्यू है वह 1 बटे √2 के बराबर है। अब यहां से साइन y, साइन के टेबल में हम देखेंगे कि 1 बटे √2 कितने डिग्री का मान होता है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यस सर हमें पता है। तो 1 बटे √2 अगर देखा जाए तो ये आपका साइन 40 डिग्री का, 40 डिग्री को हम कितना कहते हैं, पाई बाई कितना कहते हैं, 4। कमेंट करके बताइएगा कितना कहते हैं, पाई बाई 4। तो यहां से अब ये मान यदि, तो y बराबर यहां से कितना है, y बराबर आपका पाई बाई कितना है, पाई बाई 4 है। y बराबर कितना है, पाई बाई 4 है। अब चूंकि आपको साइन का रेंज जो है, यानी यहां लिखेंगे कि साइन का परास, साइन का परास, साइन का परास, परास को और हम किस भाषा में क्या कहते हैं, साइन का परास या रेंज, परास जो है कितना है आपका माइनस के पाई बाई 2 से, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। ये जो पाई बाई 4 है ना, इसके बीच में ही आता है, इसलिए इसका साइन इनवर्स, इसलिए साइन इनवर्स 1 बटे √2 का जो मुख्य मान होगा, इसका जो मुख्य मान होगा वह मुख्य मान कितना हो जाएगा आपका पाई बाई 4 होगा। इसके बाहर अगर जाता तो हम विचार करते, लेकिन ये मान जो है इसके अंदर ही आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच का ही कोई मान है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि इसका मुख्य मान जो होगा पाई बाई 4 होगा। तो इस तरह से हम दिए गए सवालों को करेंगे। हां, एक चीज जरूर, ये जो आप यहां पे इसका रेंज लिख रहा है ना, रेंज लिखना नहीं भूलेंगे, इसलिए ही हमने इन चारों के रेंज को आपको लिख करके बताया है। तो इसके रेंज को आप जरूर लिखेंगे, तभी आपको पूरा फुल मार्क्स इसमें मिलेगा। यदि नहीं लिखेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आपका काट लिया जाएगा। अब अगले क्रम में जो दूसरा प्रश्न है वह cos इनवर्स अंडर √3/2 है। अब आप जानते हो कि cos इनवर्स x का परिसर, cos इनवर्स x का परिसर, जो अभी हमने परास लिखा था ना, परास को परिसर भी कहते हैं, इसे रेंज भी कहते हैं। इसका जो परिसर होता है बड़े ब्रैकेट के अंदर 0 से लेकर के कहां तक होता है, पाई तक होता है, पाई होता है। ये चीज आप जरूर लिखेंगे। और दूसरे क्रम में हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिख लेंगे कि माना जो आपका cos इनवर्स √3/2 है, यह किसके बराबर है, y के बराबर है या x के बराबर है, कुछ भी मान लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब cos को यदि आप उधर भेजेंगे y के पास तो इसका इनवर्स हट जाएगा और ये सीधा सीधा cos y हो जाएगा और इधर बचेगा अंडर √3/2। cos के टेबल में हम सर्च करेंगे कि √3/2 किसका मान होता है, तो आप जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि cos के टेबल में √3/2 किसका मान होता है। मैं यहां पे तब तक लिखता हूं कि कितने डिग्री का मान होता है, आप डिग्री में लिखेंगे, मैं यहां पे रेडियन में लिखता हूं, मैं यहां पे रेडियन में लिखता हूं। तो यहां से y बराबर कितना आ गया, पाई बाई 6 आ गया, y बराबर कितना आ गया, पाई बाई 6 आ गया। अतः इसका जो मुख्य मान होगा, पाई बाई 6 0 से पाई के बीच में ही होता है, अतः मुख्य मान, इसका जो मुख्य मान होगा, इसका मुख्य मान कितना होगा, पाई बाई 6 होगा। यही इसका है आंसर, यही प्रश्न संख्या 2 का आपका क्या है आंसर, कि इसका मुख्य मान जो है पाई बाई 6 है। अब आपका चलिए, अब कोसेक और सेक का भी आ गया। आइए मैं कोसेक और सेक का सबसे पहले आपको यहां पे रेंज बता देता हूं, डोमेन बता देता हूं। तो देखिए, जो कोसेक होता है ना वह साइन के हिसाब से होता है। कोसेक इनवर्स x का जो रेंज होगा ना वह माइनस के पाई बाई 2 से लेकर के, माइनस के पाई बाई 2 से लेकर के यह कहां तक होगा, प्लस के पाई बाई 2 तक, प्लस के पाई बाई 2 तक। लेकिन यहां पे थीटा बराबर या y बराबर 0 नहीं होगा, एक इसमें 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 पर जो कोसेक है वह अपरिभाषित की तरफ चल जाता है, अनंत की तरफ चल जाता है, इनफाइनाइट की तरफ चल जाता है। तो इसका रेंज माइनस के पाई बाई 2 से, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा, छोटे ब्रैकेट के अंदर नहीं होगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा। माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच की सभी संख्याएं विथ इंक्लूडिंग ये दोनों,
तो इन दोनों को लेकर के इनके बीच की सभी संख्याएं, बस एक संख्या को छोड़कर जो कि थीटा बराबर 0 के नहीं होगा, बाकी सारे मान इसमें आ जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम सेक का देखें तो सेक का जो होता है ना, यह कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई तक होता है। कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई तक होता है, लेकिन थीटा बराबर नहीं होता पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि 90 डिग्री पर सेक जो है अपरिभाषित की तरफ चला जाता है, इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। तो इनको छोड़ करके बाकी ये सारे के सारे इसके रेंज हो जाते हैं, सारे के सारे इसके परास यानी कि परिसर हो जाते हैं। तो इन दोनों का भी रेंज नोट कर लीजिएगा। मैं इन सारे चीजों को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। फिर अब धड़ाधड़ आपके प्रश्नावली के सवालों को यहां पर लगाया जाएगा। अब यहां पे देखिए जो सवाल नंबर 3 है इसका, यह कोसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है। आप जानते हो कि कोसेक इनवर्स x का जो परिसर होता है वह परिसर कितना होता है, वह परिसर कोसेक इनवर्स x का जो परिसर होता है माइनस के पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक होता है। और जहां पर इसमें थीटा बराबर नहीं होता, केवल 0 के। ये चीज याद रखिएगा। इस परिसर को यहां पे लिख देंगे। अब यहां पे दिया हुआ है जो, उसको आप क्या करोगे, मान लोगे कि माना कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू कितना, y। अब कोसेक इनवर्स को y के पास भेजोगे तो ये हो जाएगा कोसेक y इज इक्वल टू 2। अब 2 किसका मान होता है कोसेक के टेबल में, आपको ये चीज बताना है। कमेंट करके बताइएगा, मैं यहां पे रेडियन में लिखूंगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि यह किसका मान होता है कोसेक। ये हो जाएगा आपका पाई बाई 6। अब यहां से जो y की वैल्यू है वह कितनी आ गई, पाई बाई 6। और ये जो पाई बाई 6 है ना, ये पाई बाई 6 इसी के बीच में का कोई मान है और ये 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए इसके परिसर के ही अंदर आता है। इसलिए इसका जो मुख्य मान है, इसका जो मुख्य मान है वह पाई बाई 6 हो जाएगा। अब अगर सेक इनवर्स x का देखें तो जो सेक इनवर्स x का जो परिसर होता है, सेक इनवर्स x का जो परिसर होता है, परिसर क्या होता है, सेक इनवर्स x का परिसर ये होता है आपका 0 से पाई, 0 से पाई। और ये जो थीटा होता है यह पाई बाई 2 के बराबर नहीं होता, बस इतना आपको ध्यान देना है। अब यहां से जो चीज दिया हुआ है, माना इसको मान लेंगे कि सेक इनवर्स 2/3 बराबर कितना मान लेंगे आप, y मान लेंगे। तो यहां से सेक y बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। सेक के टेबल में आप ये देखेंगे कि 2/3 किसका मान है, कमेंट करके बताइएगा कि 2/3 किसका मान है। सेक के टेबल में सेक पाई बाई 6 का मान होता है 2/3। तो यहां भी आप देख रहे हो कि ये पाई बाई 6 है, 0 के पाई के बीच में आता है, इसलिए इसका जो मुख्य मान है, इसका जो मुख्य मान है वह मुख्य मान इसका कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। इसी तरह से कॉट इनवर्स का देखिएगा, इसका भी आप कॉट इनवर्स x का जो परिसर होता है, इसका जो परिसर होता है, परिसर कितना होता है, परिसर इसका छोटे ब्रैकेट के अंदर 0 से पाई होता है, यानी 0 और पाई को छोड़ करके इनके बीच की सभी सारी संख्याएं इतना होता है। अब इस चीज को मान लोगे आपकी, माना कॉट इनवर्स √3 बराबर y। तो यहां से या अब की बार x मान लेते हैं, तो इसको x हमने मान लिया, तो x के पास कॉट को भेजेंगे तो कॉट x के पास जब चल जाएगा तो कॉट x हो जाएगा, इनवर्स गायब हो जाएगा और ये बचेगा बराबर का √3 यहां पर। अब √3 देखते हैं कॉट के टेबल में किसका मान होता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कॉट के टेबल में किसका मान होता है। तो ये भी दुख की बात है, पाई बाई 6 का मान होता है। तो यहां से जो x की वैल्यू है, यानी कि जो इसका x का मुख्य मान है, x का जो मुख्य मान है वह कितना है, पाई बाई 6 है। यही इसका है आंसर। इसी तरह से यदि साइन इनवर्स -1, देखिए ये थोड़ा सा सवाल चेंज किया है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी आपको लगाना है। देखिए वो माइनस वाला प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगा। जैसे अगर यहां पे दिया हुआ है साइन इनवर्स, अब माइनस अगर देखें हम तो -1 साइन की ग्राफ में अगर देखें तो पीछे तरफ जब आएंगे ना तो माइनस साइन पाई बाई 2 का मान जो होता है, पाई बाई 2 का मान होता है, या इसको हम ये कह सकते हैं, साइन को पीछे रहने दो, साइन को पीछे रहने दो, माइनस का पाई बाई 2 का मान होता है, साइन माइनस पाई बाई 2 का मान होता है -1। अब यहां पे देखिए बाहर में साइन इनवर्स है और अंदर में साइन है, इससे ये कट जाएगा तो इसके कटेगा क्या, इससे ये जैसे आपकी साइन की जो प्रॉपर्टी होती है ये होता है कि साइन इनवर्स साइन
अगर थीटा है तो यह किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। यह साइन की प्रॉपर्टी है। तो यहां साइन इनवर्स है, अंदर में साइन थीटा है, तो यह साइन थीटा साइन के साथ जो थीटा लिखा है उस थीटा के मान के बराबर होगा। तो ये थीटा का मान कितना है, माइनस के π/2, और ये जो माइनस का π/2 है ना, साइन के परास के अंदर ही आता है। जो साइन इनवर्स x का परिसर है, परिसर वह कितना होता है, माइनस के π/2 से लेकर के π/2 तक। अब इसके में बड़ा ब्रैकेट लगता है, यानी माइनस के π/2 को भी शामिल किया जाता है। तो इसका जो मुख्य मान होगा, इसका जो मुख्य मान होगा, इसका मुख्य मान माइनस के π/2 आपका हो जाएगा। इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। अब यहां से मैंने 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सवालों को बताया। इसके जो 2-4 सवाल और बच रहे हैं इधर के, वे अपने से आप बनाइएगा। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 को आइए देखते हैं। तब तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट और खुद से बाकी के सवाल जो बच रहे हैं उनको बना करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जी सर हमने बना लिया। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 11 है, इसमें कह रहा है कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। बड़े सिस्टमैटिक वे से इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए करते हैं। सबसे पहले डालेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डालने के बाद इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, ये आपका है साइन और अंदर में कितना है, π/2 है, और माइनस का साइन इनवर्स माइनस का √3/2 है। ये चीज आपको दिया हुआ है। अब ये देखिए, साइन की जो प्रॉपर्टी माइनस वाली हमने बताया था, उसमें हमने बताया था कि यदि आपका साइन इनवर्स माइनस का x है तो वह माइनस के साइन इनवर्स x के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं, ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो साइन माइनस का x है और यह माइनस आपका बाहर आ जाएगा और डायरेक्टली यह साइन के साथ अप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं π/2, और ये माइनस पहले से है, ये वाला माइनस जब बाहर आएगा इस सूत्र के हिसाब से ये वाला माइनस बाहर जब चला जाएगा तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और ये सीधा सीधा हो जाएगा √3/2। अब एक काम यहां पे और करना है आपको। आप यहां पर लिखोगे कि माना ये आप साइन इनवर्स √3/2 को आप क्या मान लोगे, कुछ भी मान लो, x मान लो। तो इसको अगर x मान लोगे, साइन को x के पास भेजोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स हट जाएगा, साइन x हो जाएगा, और यह √3/2 के बराबर हो जाएगा। साइन के टेबल में अगर 3/2 का मान देखो तो ये 3/2 का मान कितना होता है, साइन x है, और 3/2 साइन के टेबल में किसका मान होता है, तो आपको पता है किसका होता है, साइन π/3 का होता है। साइन किसका होता है, π/3 का। तो x बराबर कितना आ गया, π/3। x बराबर कितना आ गया, π/3। अब अगर इसको आप समीकरण 1 मान लो तो यहां पे लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखोगे, यहां पे समीकरण 1 में आप क्या करोगे, ये बाहर में साइन है और ये है π/2, ये कितना है, π/2 है। अब इसको आपने x माना है, इसको आपने कितना माना है, x, और x का मान कितना है, π/3, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, π/3, π/2 प्लस π/3। इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। आइए जोड़ते हैं। तो जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा ना, तो π/2 और प्लस π/3, इन दोनों का एलसीएम जो होगा 3 दूना के कितना होगा, 6 होगा। तो यहां से ये हो जाएगा साइन, ये इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, और ये 3 में इसका गुणा होगा तो 3π, प्लस 2 में इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2π। इतना हो जाएगा आपका। तो 3 और 2 कितना हो, और 2 कितना हो जाएगा, ये यहां ऊपर से बताते हैं इसको, यहां पे तो ये आपका हो जाएगा कितना, साइन 5π/6, साइन 5π/6। अब 5π/6 का मान चाहे अगर आपको पता है तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं अगर पता है तो इसका भी उपाय है। इसको लिख सकते हो कितना, साइन पाई में से पाई माइनस कर दो, कितना, π/6। π/6 अगर इसका मान कर देते हो आप, तो यहां से
पाई माइनस पाई बटे 6 कर देते हो तो 6 एकम 6 माइनस पाई, 6 पाई में से 1 पाई निकलेगा, 5 पाई बचेगा तो 5 पाई बटे 6 हो जाएगा इसका मान। अब यहां से पाई में से इसको घटा दोगे और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा? तो ये देखिए चतुर्थांश यहां पे बनाते हैं, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ये होता है जिसमें साइन हमेशा प्लस में रहता है, साइन और कोसेक प्लस में रहता है। तो ये प्लस का साइन थीटा होगा, थीटा के जगह पे कितना है? पाई बाई 6 है। और पाई बाई 6 का मान, पाई बाई 6 का मान कितना होता है? साइन में पाई बाई 6 का मान कितना होता है? आप कमेंट करके बताएंगे इसके आंसर को कि पाई बाई 6 का मान सर इतना होता है। इस चीज को कमेंट बॉक्स में कंप्लीट करेंगे, पूरा करके आप बताएंगे साइन पाई बाई 6 का मान। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 को अगर देखा जाए, प्रश्न संख्या 12 को अगर देखा जाए तो यहां से यह है 2 कॉस इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, प्लस का ये दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स 1/2, ये चीज दिया हुआ है। अब यहां से अगर इसको कॉस के मान में बदल दे तो ये है कॉस इनवर्स 1/2, कॉस के टेबल में किसका मान होता है? 1/2, तो 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है। और कॉस 60 डिग्री को हम पाई बटे कितना कहते हैं? 3 कहते हैं। प्लस का ये 3 है, साइन इनवर्स है। 1/2 साइन की टेबल में साइन 30 डिग्री का होता है और 30 डिग्री को हम कहते हैं साइन पाई बटे कितना कहते हैं? 30 डिग्री को पाई बटे 6 कहते हैं। अब यहां से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बटे 3 और ये हो जाएगा प्लस का 3 इंटू साइन से, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये हो जाएगा सीधे पाई बाई 6। तो ये हो जाएगा 2 पाई बटे 3 प्लस ये हो जाएगा 3 पाई बटे 6। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई और प्लस का ये 1 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पाई। तो इसका आंसर जो होगा 7 पाई बाई 6, इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 7 पाई बाई 6। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 12 को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 13 आपका है कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 13 यहां पे देखिए, ये है कॉस इनवर्स, ये है आपका कॉस इनवर्स और अंदर है कॉस 2 पाई बाई 3। इसको आपको क्या करना है? हल करना है, मान याद करना है। आइए सबसे पहले प्यारा सा हम डालेंगे यहां पे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डाल करके इसको करेंगे सॉल्व। ये देखिए आपका है कॉस इनवर्स और साथ में कॉस 2 पाई बाई 3 है, ये है। और प्लस का ये है साइन इनवर्स, ये है आपका साइन 2 पाई बाई 3 है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, सवाल बेहद आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या आप जानते हो कि यदि कॉस इनवर्स और कॉस एक्स है तो यह किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। ये आपका फार्मूला है। तो यहां पे कॉस इनवर्स है और ये कॉस एक्स है तो यह x के बराबर होगा, यानी इसको आप लिख सकते हो कितना? 2 पाई बाई 3, क्योंकि x का मान कितना है? 2 पाई बाई 3 प्लस का। अब सूत्र तो आपका ये होता है साइन इनवर्स साइन x बराबर आपका x होता है, लेकिन यहां पे 2 पाई बाई 3 है। कॉस के मैटर में 2 पाई बाई 3 था तो यहां पे तो कट गया, लेकिन साइन का नहीं कटेगा। अब कहोगे क्यों सर, साइन का क्यों नहीं कटेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस की जो रेंज होती है 0 से पाई के बीच में होता है और जो आपका 2 पाई बाई 3 है यह 0 से पाई के बीच का मान है। 0 से पाई के बीच का मान है। 3 में जब 2 का भाग लगाएंगे ना तो 0 पॉइंट समथिंग पाई आएगा, यानी कि पाई से छोटा है, 0 पॉइंट में आ रहा है, यानी 1 पाई से छोटा है। लेकिन यहां पर जो साइन का रेंज होता है वह माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही होता है, जो कि 2 पाई बाई 3 अधिक है। 2 पाई बाई 3 अधिक है पाई बाई 2 से, इसलिए इस साइन को इससे नहीं काट सकते हो। तो इसके लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जैसे हमने लगाया था उसमें। तो इसको आप लिख सकते हो 2 पाई बाई 3 को आप क्या लिख सकते हो? पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हो क्या?
क्योंकि इसमें से जब 3 एक कम 3 पाई में से 1 पाई निकलेगा तो 2 पाई बटे 3 बचेगा। तो ऐसा आप लिख सकते हो। अब यहां से आप काट सकते हो, ये है 2 पाई बाई 3 है और प्लस का ये है आपका साइन इनवर्स, और अंदर में अब आपका हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा होता है, और यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 3 है। अब यहां से देखिए ये पाई बाई 3 जो है पाई बाई 2 से छोटा है, यानी माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच की वैल्यू है। अब यहां से साइन कटेगा। जब रेंज को आप साइन इनवर्स एक्स के रेंज को जब तक आप व्यवस्थित नहीं करोगे, उसके रेंज के तहत नहीं आएगा, तब तक ये सारे जो फार्मूले हैं ना, ये किसी भी फार्मूले काम में नहीं आने वाले हैं। तो अब ये रेंज में आ चुका, तो अब ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 और प्लस का ये हो जाएगा पाई बाई 3, ये मिल करके कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 3, यानी कि ये सिंपल सा हो जाएगा आपका पाई। कितना हो जाएगा आपका, सिंपल सा आंसर हो जाएगा पाई। एक बार आंसर को मैं चेक कर लूं, हाँ बिल्कुल ये पाई इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 14 जो है, यह देखिए एक साइन है और एक कॉस है। तो सबसे पहले इसको हम साइन को, कॉस को किस में बदलेंगे, साइन में बदलेंगे। कॉस को किस में बदलेंगे, साइन में बदलेंगे। तो कॉस को साइन में बदलने के लिए इसको हम मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे कि कॉस इनवर्स 4/3 बराबर क्या मान लेंगे, मान लेते हैं x, ठीक है। अब इसको हमने x मान लिया। अब जब x मान लिया, cos को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा cos x बराबर 4 बटे कितना हो जाएगा 3, 4 बटे कितना हो जाएगा 3। अब इस cos x को साइन के रूप में बदलना है, तो यदि आप इसको साइन x के रूप में बदलो तो ये होता है अंडर रूट का 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के। साइन x बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के। तो यहां से साइन x की वैल्यू जो हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो कॉस x की वैल्यू है 4/3, तो कॉस स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना 9। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x, और ये आपका हो जाएगा 9 एक कम 9 और 4/3 है, कितना है 4/5 है, 4/5 है, तभी तो कह रहे हैं कैसे ये मिस्टेक जा रहा है। 4 बटे कितना है 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। 25 से कम 25 में से 16 निकलेगा तो ऊपर बचेगा कितना, ऊपर बचेगा कितना 9 और नीचे कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 9, नीचे कितना बचेगा आपका 25 बचेगा। अब ये रूट से बाहर आएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये रूट से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, यानी साइन x बराबर कितना आया 3/5। अब cos x के जगह पर साइन 3 पाई कॉस इन आप ये साइन, हाँ कॉस x को इसके हिसाब से लेकर के चले तो साइन x की वैल्यू कितनी आई 3/5 आई। तो साइन x बराबर यहां जब कितना आ रहा है 3/5, कब, जब cos x 4/5 के बराबर है तब। तो इसको जब मान लेकर के चले हैं ना, तो इसको भी हम इनवर्स के रूप में बदल लेते हैं, तो साइन को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, किसका मान हो जाएगा x का मान। अब आपने cos इनवर्स 4/5 को कितना माना है, x माना है, और x की वैल्यू कितना निकल गई साइन इनवर्स 3/5। तो यहां पर अगर इसको इसमें हम प्रश्न को अगर हम मान लेते हैं समीकरण 1, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 ले लेने पे, समीकरण ले लेने पे सॉल्यूशन हमारा आसान हो जाता है, थोड़ा सा हमें उसको दर्शाना आसान हो जाता है। तो यहां पे आपका है बाहर में साइन, cos इनवर्स 4/5 को x माना है, और x का मान कितना है साइन इनवर्स कितना है, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स कितना है 3/5। अब आप एक जो गणित की समीकरण है जानते हो कि साइन अंदर है और साइन इनवर्स थीटा बाहर है, अंदर है, तो इसका मान कितना होता है थीटा के, तो बाहर में साइन है अंदर में साइन इनवर्स है और ये थीटा है, तो थीटा के बराबर इसका मान हो जाएगा 3/5, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 14 को बड़े ही आसानी पूर्वक आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इसका उत्तर कितना दिया है 3/5, बिल्कुल राइट। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 13 आपका और प्रश्न संख्या 14 कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 15 और प्रश्न संख्या 16 एकदम छोटे बच्चों वाला सवाल है, बिल्कुल चुटकी बजाते आप भी इसको हल कर दोगे।
यहां से प्रश्न संख्या 15 को अगर हल करते हैं तो प्रश्न संख्या 15 आपका दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/3 बराबर कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अब अगर साइन को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 1/3। आपको तो कोसेक ए का मान ज्ञात करना है ना, तो आप कोसेक ए, तो आपको पता ही है कोसेक ए क्या होता है, साइन के रूप में 1 होता है साइन ए। अब यहां से कोसेक ए का मान ज्ञात करने के लिए 1 साइन ए, इधर आपका क्या है कोसेक ए है 1 साइन ए, साइन ए का मान 1/3 है, तो ये 1 बटे के बटे में है, ऊपर चला जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 3। यही इसका आंसर है। अगले क्रम में आपका 16वां प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 16 दिया हुआ है सेक इनवर्स 3 इज इक्वल टू ए। सेक को ए के पास भेज दोगे तो इनवर्स इसका खत्म हो जाएगा सेक ए बराबर इधर बचेगा 3। आप जानते हो कि कॉस एक ए जो है सेक के रूप में होता है 1/सेक ए, 1/सेक ए। तो यहां से cos ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos ए की वैल्यू हो जाएगी 1/सेक ए का मान कितना है 3, तो 1/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना एक लाइन का सॉल्यूशन है, 15 और 16 इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 17 आपका मान दिया हुआ है tan इनवर्स 3/4 बराबर ये किसके दिया है, ए के। तो ये आपका दिया हुआ है tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू ए। tan इनवर्स को ए के पास भेजोगे तो ये हो जाएगा tan ए बराबर कितना हो जाएगा 3/4। अब आपका cos ए का मान ज्ञात करना है, कोसेक ए का मान ज्ञात करना है। तो यदि cos ए आपको चाहिए तो cos ए बराबर होता है 1/1 आपका सेक ए, और जो सेक थीटा बराबर होता है ना 1 अगर सेक ए को tan में परिवर्तित करो तो ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ये होता है आपका। तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 ये हो जाएगा अंडर रूट का 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan ए का मान 3/4 है, तो tan स्क्वायर ए का मान 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 एकम 16, 16 9 25, यानी 1/अंडर का ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 16, यानी 1/25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल कितना 4। ये बटे के बटे में है, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4/5। कितना हो जाएगा 4/5। किसका मान, ये है आपका cos ए का मान। इसी तरह से आपको कोसेक ए का मान चाहिए, तो ये आपका रहा कोसेक ए। कोसेक ए बराबर आपका होता है कितना, कोसेक ए बराबर कितना होता है, कोसेक को सबसे पहले आप किस में बदलो, ये होता है आपका 1/cot ए, 1 कितना होता है cot ए, 1 होता है आपका cot ए, नहीं सॉरी 1/cot ए कहां से हो जाएगा, cot में सबसे पहले इसको परिवर्तित करना पड़ेगा, तो ये होगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और cot स्क्वायर ए का डायरेक्टली मान हमको पता नहीं, हमको तो tan का मान पता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए, इतना हम लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम हल करें, ये मान निकल के जो आएगा यह आएगा कोसेक ए का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए का मान 3/4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, ये बटे के बटे में है, पलट जाएगा तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट का 1 प्लस ये हो जाएगा 16/9, 16 कितना हो जाएगा 9। अब यहां से अगर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 16 9 हो जाएगा आपका 25 बटे कितना हो जाएगा आपका 9। 25 का वर्गमूल होता है 5 और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये आपका आ गया 5/3 और इसका मान आपका आ गया कितना 4/5। अगर प्रश्न संख्या 18वां इस सेशन का जो सबसे लास्ट प्रश्न है, अगर उसे देखें तो आपका दिया हुआ है इतने के बराबर ए दिया हुआ है, तो cos इनवर्स 1/√10 बराबर कितना दिया है ए, तो cos ए बराबर कितना हो जाएगा 1/√10, बताओ होगा कि नहीं होगा। अब आपको tan ए और कोसेक ए का मान ज्ञात करना है, tan ए और कोसेक ए का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये आपका cos ए दिया हुआ है ना, अगर यहां से सेक ए का मान निकालें तो सेक ए का मान हो जाएगा √10, क्योंकि 1/cos होता है, 1/√10 करेंगे तो बटे के बटे में है, पलट जाएगा √10 हो जाएगा सेक ए। क्योंकि देखिए हमें tan और कोसेक का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमारा सेक काम में आएगा। अब अगर
tan a बराबर देखा जाए तो त्रिकोणमिति में tan a बराबर होता है sec स्क्वायर a माइनस का 1। sec स्क्वायर a माइनस का कितना होता है 1। अब sec a की वैल्यू है √10। √10 का जो स्क्वायर होगा वह कितना होगा 10 होगा, माइनस का 1 यानी √9 यानी कि कितना हो जाएगा 3। अब अगर हमें कोसेक a का मान निकालना हो तो कोसेक a का जो मान निकलेगा वह अंडर रूट का कोसेक a बराबर कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a के बराबर। कॉट स्क्वायर a, हमें कॉट a का मान तो नहीं पता, हमें कॉट a का मान कॉट स्क्वायर a का मान तो नहीं पता, लेकिन tan a का मान पता पड़ गया कितना 3। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं कितना अंडर रूट का 1 प्लस 1 बटे tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a लिख सकते हैं इतना। अब यहां से अगर इसको हल करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 1 प्लस 1 बटे tan स्क्वायर a। tan का मान कितना है इसका 9 है, तो ये हो जाएगा आपका 9। 9 एक कम 9 और 1 प्लस कितना हो जाएगा ये 10 बटे 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 10 बटे 9। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 10 बटे 3। इसका हो जाएगा द करेक्ट आंसर। कोसेक a का मान हो जाएगा अंडर रूट 10 बटे 3। अंडर रूट 10 बटे 3। तो इस तरह से इस आज का यह सेशन आपका समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह सेशन कैसा लगा। यदि इस सेशन के अंदर किसी भी प्रश्न में कोई भी अगर डाउट आपका रह गया हो तो उस डाउट्स का फोटो खींचिएगा और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है आपके क्लास 12th का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, उसका फोटो खींच करके आप वहां भेजेंगे तो संबंधित स्टूडेंट्स को यदि उसका सलूशन पता होगा तो वो आप तक पहुंचा देंगे, और यदि किसी को नहीं होगा तो मेरे द्वारा सलूशन बना करके आपको भेज दिया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।